Hello students, in this lecture we will find out the condition when an equation of second degree represents a cone. हमें इक्वेशन गिवन है सेकंड डिग्री की, हमें कंडीशन फाइंड आउट करनी है कि ये इक्वेशन कौन को रिप्रेजेंट कब करेगी। हमारी इक्वेशन है ax² + by² + cz² + 2fyz + 2zx + 2hxy + 2ux + 2vy + 2wz + d = 0। हम कंडीशन फाइंड आउट करेंगे कि ये इक्वेशन कौन को कब रिप्रेजेंट करेगी। सपोज दिस इज़ अ कोन और हमने इसका वर्टेक्स ले लिया x1 y1 z1। यहाँ पर हमने ये कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया x y z, दिस इज़ ओरिजिन, और ये हमारा पॉइंट है x1 y1 z1 जो कोन का वर्टेक्स है। हम यहाँ पर एक नया कोऑर्डिनेट सिस्टम इंट्रोड्यूस करेंगे। ओरिजिन को हम चेंज कर देंगे x1 y1 z1 में। ये कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल Z हमारा न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम है। यहाँ पर हमने ओरिजिन को चेंज कर दिया, ये जो ओरिजिन है इसको चेंज कर दिया पॉइंट x1 y1 z1 में। अब जब चेंज किया हमने तो हमने सपोज़ किया ये हमारा कोई पॉइंट है स्पेस में जिसके कोऑर्डिनेट्स है स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z इस ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में। ये हमारा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल Z है, ये जो हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसके रिस्पेक्ट में। यहाँ हमने दो कोऑर्डिनेट सिस्टम लिए स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z एंड कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल Z। ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारा पॉइंट x1 y1 z1 है। हमने इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को शिफ्ट किया कि ओरिजिन जो है हमने उसको चेंज कर दिया टू पॉइंट x1 y1 z1 में। यहाँ पर ये ओरिजिन है 0 0 0, यहाँ पर हमने ओरिजिन को चेंज कर दिया x1 y1 z1 में। ये कोई पॉइंट हमने लिया, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने फर्स्ट सिस्टम के रिस्पेक्ट में ले लिए एक्स वाई जेड, सेकेंड सिस्टम कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में ले लिए कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड। अगर हम स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स का रिलेशन देखें, ये हमारा पॉइंट x1 है, कैपिटल एक्स की वैल्यू हमारी ये है, यहाँ से यहाँ ये हमारी कैपिटल एक्स है, और स्मॉल एक्स की वैल्यू हमारी यहाँ से यहाँ है क्योंकि स्मॉल एक्स आपका ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में है। तो अगर आप रिलेशन देखें स्मॉल एक्स इज़ कैपिटल एक्स प्लस x1, ये आपका x1 है, ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, तो ये डिस्टेंस हमारा x1 है। तो हम लिख सकते हैं स्मॉल एक्स इज़ x1 प्लस x। सिमिलरली अगर हम स्मॉल y की बात करें, यहाँ से जो हमारा ये डिस्टेंस है ये स्मॉल y है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इस पॉइंट का, यहाँ इस लाइन से डिस्टेंस है वो हमारा कैपिटल Y है, और ये डिस्टेंस y1 है। सो ये जो हमारा ये लेंथ है दैट इज़ दिस लेंथ विच इज़ इक्वल टू y इक्वल्स टू y1, ये y1 है, प्लस कैपिटल Y, ये डिस्टेंस हमारा y कैपिटल Y है। इसी तरह से हम z को लिख सकते हैं z1 प्लस z। सो पुटिंग x इक्वल्स टू x1 प्लस x, y इक्वल्स टू y1 प्लस y, z इक्वल्स टू z1 प्लस z। यहाँ हमने x y z को जो हमारी इक्वेशन थी उसको नए कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में इन कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू लिखी है इन टर्म्स ऑफ न्यू कोऑर्डिनेट। इस न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारा जो x1 y1 z1 है वो ओरिजिन है। जब आप ये सब्स्टिट्यूट करोगे इक्वेशन 1 में तो इक्वेशन 1 हमारी चेंज हो जाएगी a x1 प्लस x होल स्क्वायर प्लस b y1 प्लस y होल स्क्वायर c z1 प्लस z होल स्क्वायर प्लस 2f y की वैल्यू z की वैल्यू पुट कर दी। अगेन यहाँ पर भी ये सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम ये होल स्क्वायर ओपन कर लेंगे, दिस इज़ a स्क्वायर x1 स्क्वायर, यहाँ से एक टर्म आएगी, सॉरी a x1 स्क्वायर, एक टर्म ये आएगी दैट इज़ दिस, यहाँ से एक टर्म आएगी a x स्क्वायर दैट इज़ दिस, एक टर्म हमारी आएगी 2ax x1, ये टर्म आएगी 2ax x1। देन यहाँ से b y1 स्क्वायर दैट इज़ दिस, यहाँ से b कैपिटल Y स्क्वायर, एक टर्म जब आएगी होल स्क्वायर ओपन करेंगे, एक टर्म आएगी यहाँ से 2y y1 और b के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो 2b y y1, वो हमारी टर्म हमने 2b y y1 जो आएगी उसको भी हमने यहाँ पर लिख लिया दैट इज़ दिस 2b y y1। देन इसी तरह से इस होल स्क्वायर को ओपन कर दिया, एक टर्म सी जेड स्क्वायर देन सी z1 स्क्वायर, एक टर्म हमारी आएगी 2c z1 ये आएगी। देन यहाँ से 2f, जब इस प्रोडक्ट को ओपन करोगे एक टर्म आएगी जब ये y z प्रोडक्ट होगा 2f y z, वो टर्म हमने ये लिख ली। एक टर्म हमारी आएगी यहाँ से जब आप y1 को z से प्रोडक्ट करोगे,
एक y को z1 से प्रोडक्ट करोगे, जब y को z1 से प्रोडक्ट करोगे तो हमने ये टर्म लिख ली yz1, जब z को आप y1 से प्रोडक्ट करोगे वो टर्म हमने यहाँ लिख ली z को y1 से, और एक टर्म y1 z1 वाली आएगी वो हमने यहाँ लिख दी। यहाँ से हमारी 4 टर्म्स आएगी, एक टर्म yz वाली आएगी दैट इज़ दिस टर्म, एक टर्म हमारी y1 z वाली आएगी, वो टर्म हमारी y1 z वाली यहाँ से लिख ली हमने, एक टर्म हमारी yz1 वाली आएगी, yz1 वाली टर्म हमारी ये है, देन एक टर्म हमारी y1 z1 वाली आएगी दैट इज़ दिस, और ये y1 z1 वाली टर्म ये है। इसी तरह से ये होल स्क्वायर्स हमने ये प्रोडक्ट सिंप्लीफाई कर ली। इसी तरह से 4 टर्म्स बनेंगी, वो हमने यहाँ सेपरेट फॉर्म में लिख ली। यहाँ हमने सारी कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल Z वाली टर्म्स लिख ली, यहाँ हमने सारी x के कोफिशिएंट लिख लिए, यहाँ y के कोफिशिएंट, यहाँ z के कोफिशिएंट, यहाँ हमारी जो रिमेनिंग टर्म्स थी दैट इज़ दिस। अब इस इक्वेशन का वर्टेक्स ओरिजिन है, ये हमारी कोन को रिप्रेजेंट कर रही है, कोन जिसका वर्टेक्स ओरिजिन है। पहले वाली जो इक्वेशन थी उसका वर्टेक्स x1 y1 z1 था। अब इस इक्वेशन में वर्टेक्स ओरिजिन है 0 0 0 है। अगर कोई कोन की इक्वेशन जिसका वर्टेक्स ओरिजिन है तो वो एक इक्वेशन होमोजीनियस होती है। हमने रिजल्ट किया था कि कोई होमोजीनियस इक्वेशन है तो वो कोन को रिप्रेजेंट करेगी जिसका वर्टेक्स ओरिजिन है, और कोई इक्वेशन जिसका वर्टेक्स ओरिजिन है तो वो होमोजीनियस इक्वेशन होगी। अब ये इक्वेशन का वर्टेक्स ओरिजिन है, इट मीन्स ये इक्वेशन होमोजीनियस होगी। होमोजीनियस होगी एक्स वाई जेड में, मीन्स 2 डिग्री की इक्वेशन होगी, तो जितनी भी यहाँ 1 डिग्री की टर्म्स है वो सारी 0 हो जाएगी। यहाँ जो हमारी 1 डिग्री की टर्म है दैट इज़ दिस, ये 1 डिग्री की टर्म है, ये 1 डिग्री की टर्म है, ये 1 डिग्री की टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है, ये सारी 0 हो जाएगी। ये जो रिमेनिंग है ये 2 डिग्री की टर्म्स है, ये एज इट इज़ रहेगी, क्योंकि ये इक्वेशन ऐसी है जिस कोन की इक्वेशन जिसका वर्टेक्स ओरिजिन है, और हमें पता है ऐसी इक्वेशन जिसका वर्टेक्स ओरिजिन हो वो होमोजीनियस ही इक्वेशन होगी। मीन्स सारी 2 डिग्री की टर्म्स यहाँ प्रेजेंट होगी, ये सारी 2 डिग्री की टर्म्स है। ये 1 डिग्री की जो टर्म्स हैं इनके कोफिशिएंट्स 0 हो जाएंगे और कांस्टेंट टर्म भी 0 हो जाएगी, तभी ये इक्वेशन होमोजीनियस बनेगी। सो कोफिशिएंट ऑफ x इज़ 0, y इज़ 0, z इज़ 0 एंड कांस्टेंट टर्म इज़ 0। x का कोफिशिएंट यहाँ पर हमारा आएगा that is this 2ax1 hy1 gz1 plus u, that is this, या फिर हम लिख सकते हैं that is ax1 plus hy1 plus gz1 plus u equals to 0। नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पर y का कोफिशिएंट है that is 2hx1 by1 fz1 plus v, और जो हमारा z का कोफिशिएंट है that is 2gx1 2fy1 cz1 प्लस डब्लू, ये हमारे z का कोफिशिएंट हो गए। इनको हमने 0 से इक्वेट कर दिया, और जो हमारी कांस्टेंट टर्म थी उसको भी हमने 0 से इक्वेट कर दिया। कांस्टेंट टर्म को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं दैट इज़ ax1 स्क्वायर प्लस by1 स्क्वायर प्लस cz1 स्क्वायर प्लस fy1z, इसको प्लस fy1z प्लस fy1z लिख लिया। सिमिलरली इसको भी हमने इस तरह से लिख लिया, यहाँ पर भी इसको सेपरेट करके लिख लिया। यहाँ पर 2ux1 को ux1 लिख लिया, सिमिलरली हेयर एंड हेयर। यहाँ से अब हमने x1 के कोफिशिएंट सेपरेट किए। x1 का कोफिशिएंट ax1 यहाँ से आया, x1 का एक कोफिशिएंट यहाँ से gz1 आया, एक x1 का कोफिशिएंट ux1 यहाँ से आया, और एक टर्म हमारी यहाँ से आई। देन y1 का कोफिशिएंट यहाँ से by1, यहाँ से एक टर्म आप ऑलरेडी एक टर्म यहाँ से लोगे fz1, y1 का कोफिशिएंट एक टर्म आपका hx1 और एक y1 का कोफिशिएंट v। देन z1 का कोफिशिएंट यहाँ से cz1, यहाँ से लेंगे z1 का एक टर्म हमारी आएगी fy1, y1 का कोफिशिएंट एक टर्म हमने यहाँ यूज़ कर ली थी, fy1 z1 एक टर्म हमने यहाँ यूज़ कर ली। सिमिलरली जब y1 का कोफिशिएंट यहाँ लिया तो hx1 आएगा, सॉरी z1 के कोफिशिएंट हम देख रहे हैं, z1 का कोफिशिएंट यहाँ से cz1 आएगा और z1 का कोफिशिएंट यहाँ से wz1 आएगा। यहाँ से दो y1 z1 में है, एक बार इस टर्म को हमने y1 के अंडर लिख लिया, एक बार इस टर्म को हमने z1 के अंडर लिख लिया। सिमिलरली एक बार इस टर्म को हमने x1 का कोफिशिएंट सेपरेट करके लिख लिया, एक बार इस टर्म को हमने z1 को सेपरेट करके लिख लिया। सिमिलरली यहाँ पर भी एक बार इसको x1 टर्म कॉमन करके लिखा, यहाँ पर ये y1 कॉमन करके लिखा, यहाँ पर ये हमने x1 के कोफिशिएंट में लिखा और एक बार ये एज इट इज़ लिख दी। यहाँ पर एक टर्म हमने by1 है, y1 का कोफिशिएंट v लिखा, एक टर्म हमारी ये एज इट इज़ है, यहाँ पर एक टर्म हमने z1 का कोफिशिएंट w लिखा, एक टर्म हमने d एज इट इज़ लिखी। अब यहाँ पर ये हमें गिवन है, इस तरह से इसीलिए लिखा क्योंकि ये हमें गिवन है, ये टर्म तो 0 के इक्वल है।
सिमिलरली ये टर्म भी ज़ीरो के इक्वल है, hx1 by1 fz1 प्लस वी, और यहाँ से जो हमारी फिफ्थ इक्वेशन से ये टर्म दैट इज cz1 प्लस fy1 प्लस gx1 प्लस w, ये टर्म भी हमारी यहाँ पर x1 आएगा, इसको आप करेक्ट कर लेंगे, दिस इज gx1, क्योंकि z1 कॉमन लोगे तो gx1 बचेगा यहाँ पर। ये टर्म भी ज़ीरो के इक्वल है, तो ये यहाँ से सिर्फ हमारा जब ज़ीरो पुट कर दोगे ये टर्म ज़ीरो, ये टर्म ज़ीरो, ये टर्म ज़ीरो, सिर्फ ये रह गया ux1 प्लस vy1 प्लस wz1 प्लस d इक्वल्स टू ज़ीरो। अब हमारे पास फोर इक्वेशंस है, दैट इज़ थर्ड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन, फिफ्थ इक्वेशन एंड सेवन्थ इक्वेशन। सेवन्थ इक्वेशन ये जो आपकी कांस्टेंट टर्म ज़ीरो थी उसको आपने सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये लिखा। अब ये चार इक्वेशंस है, चार ही अननोन्स है u v w और d। आपको कंडीशन निकालनी है। कंडीशन निकालने के लिए आप यहाँ से इस इक्वेशन से x1 y1 z1 और यहाँ पर हमारी जो u है ये ले ली, x1 y1 z1 के कोफिशिएंट लिख लिए और u लिख लिए। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन से x1 y1 z1 के कोफिशिएंट लिख लिए और v लिख लिए, दैट इज़ h b f और v। ये नेक्स्ट हमने यहाँ जो थर्ड इक्वेशन से यहाँ से x1 y1 z1 के कोफिशिएंट लिख लिए और w लिख लिए, दैट इज़ g f c और w। और जो ये हमारी फोर्थ इक्वेशन है दैट इज़ दिस, यहाँ से हमने कोफिशिएंट लिख लिए u v w और d। इस डिटर्मिनेंट को ज़ीरो से इक्वेट करके हमारी कंडीशन आ जाएगी। या तो आप इस तरह से निकाल सकते हो, अदरवाइज कंडीशन आप फोर इक्वेशन है, आप यहाँ से इनको सॉल्व करोगे, u v w और d की वैल्यू निकाल के एलिमिनेट कर दोगे यहाँ से u v w और d, वहाँ से भी आपके कंडीशन आ जाएगी। अदरवाइज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। आपने जस्ट फोर इक्वेशंस आई उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा, उसको ज़ीरो से इक्वेट करके ये डिटर्मिनेंट सॉल्व कर दोगे, आपकी कंडीशन आ जाएगी। नेक्स्ट इज़ वर्किंग रूल टू प्रूव दैट इक्वेशन रिप्रेजेंट से कौन। किस तरह से हम न्यूमेरिकल्स में करेंगे, जो हमारे को इक्वेशन गिवन होगी सबसे पहले उसको होमोजीनियस बनाएंगे, क्योंकि कुछ टर्म्स उसमें 1 डिग्री की होगी, कुछ टर्म 2 डिग्री की होगी, कुछ टर्म कांस्टेंट होगी, तो आप उसको होमोजीनियस बनाओगे एक नया वेरिएबल t इंट्रोड्यूस करके। उस एग्जांपल्स में हम देखेंगे किस तरह से इंट्रोड्यूस करना है। उसके बाद जो हमारी इक्वेशन है उसकी लेफ्ट साइड को हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में और t के रिस्पेक्ट में। देन t को 1 पुट करेंगे। t को 1 पुट करने के बाद जो हमारे डेरिवेटिव्स हैं उनको ज़ीरो से इक्वेट करेंगे। सबसे पहले जो इक्वेशन बनेगी आपने उसको होमोजीनियस बनाना है। होमोजीनियस बनाने के बाद डेरिवेटिव्स कंप्यूट करने हैं। डेरिवेटिव्स में t को अब 1 पुट करेंगे, क्योंकि t आपने खुद से इंट्रोड्यूस किया था, उसको 1 पुट करेंगे। देन इन डेरिवेटिव्स को ज़ीरो से इक्वेट करके, ज़ीरो से इक्वेट करने के बाद हमारे पास चार इक्वेशंस आ जाएगी। इन चार इक्वेशन में से किन्हीं तीन इक्वेशन से हम x y z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फोर्थ इक्वेशन में पुट करेंगे, चेक करेंगे कि उसको सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही। अगर वो सेटिस्फाई कर रही है तो वो जो एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो आपके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स होंगे कोन के। यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे कि कोई इक्वेशन कोन को रिप्रेजेंट्स कर रही है या नहीं। उसके लिए ये स्टेप्स चेक करेंगे। एक्स वाई जेड की वैल्यू जो हम तीन इक्वेशन से निकालेंगे वो फोर्थ को सेटिस्फाई करनी चाहिए, और जो एक्स वाई जेड की वैल्यू आएगी वही हमारे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स होगी। एग्जाम्पल करेंगे। Prove that the equation 7x square plus 2y square plus 2z square minus 10zx plus 10xy plus 26x minus 2y plus 2z minus 17 equals to 0 represents a cone whose vertex is 1 minus 2 2। हमें प्रूव करना है ये कौन को रिप्रेजेंट कर रही है जिसका वर्टेक्स है 1 minus 2 2। अब ये इक्वेशन हमारी होमोजीनियस नहीं है। सबसे पहले इस इक्वेशन को होमोजीनियस बनाएंगे t इंट्रोड्यूस करके। यहाँ पर ये 2 डिग्री की टर्म है, ये भी 2 डिग्री की, ये भी 2 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 2 सेकेंड डिग्री टर्म, सेकेंड डिग्री। अब यहाँ पर ये हमारी फर्स्ट डिग्री की टर्म है, तो यहाँ पर हम t से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर भी ये फर्स्ट डिग्री की टर्म है, यहाँ t से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी t से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म है तो यहाँ t स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। दैट इज मेकिंग दिस इक्वेशन होमोजीनियस बाई इंट्रोड्यूसिंग प्रॉपर पावर्स ऑफ t की पावर्स हमने इंट्रोड्यूस कर दी। यहाँ 26xt कर दिया, यहाँ -2yt, दिस इज 2zt, और यहाँ t स्क्वायर इंट्रोड्यूस कर दिया। दिस इज सम फंक्शन ऑफ x y z एंड t। जो इसकी लेफ्ट साइड है वो फंक्शन आ गया कुछ x y z t का। अब यहाँ पर डेरिवेटिव्स कंप्यूट करेंगे।
पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे एफ का एक्स के रिस्पेक्ट में। कर्ली, दिस इज कर्ली एफ ओवर कर्ली एक्स मीन्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मीन्स सिर्फ हम एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, या एफ 4 वेरिएबल्स का फंक्शन है एक्स वाई जेड एंड टी, बट यहाँ पर हम सिर्फ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो वाई जेड और टी को एज ए कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट करोगे। कांस्टेंट की तरह ट्रीट करके जैसे आप ऑर्डिनरी डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं उसी तरह से डेरिवेटिव फाइंड आउट होगे जब आप यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे। दिस इज़ 14x, यहाँ वाई जेड टी कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। यहाँ पर -10z को आप कांस्टेंट लोगे, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर 10y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे तो वो एज इट इज़ रहेगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। यहाँ पर 26t को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे, एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। बाकी ये टर्म हमारी एक्स से इंडिपेंडेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव 0, इस टर्म का डेरिवेटिव भी 0, तो कर्ली एफ बाई कर्ली एक्स हमारा आ गया 14x माइनस 10z प्लस 10y प्लस 26t। नेक्स्ट हम f का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये डेरिवेटिव 0 हो जाएगी, y के रिस्पेक्ट में यहाँ से 4y आएगा, ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि ये y पे डिपेंड नहीं कर रहा। यहाँ y के रिस्पेक्ट में करोगे तो 10x आ जाएगा, 10x एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, y के रिस्पेक्ट में ये डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, यहाँ y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, यहाँ जो डेरिवेटिव आएगा -2t आ जाएगा, और यहाँ डेरिवेटिव 0 क्योंकि ये टर्म y पे डिपेंड नहीं कर रहे। सिमिलरली आप f को z के रिस्पेक्ट में करोगे तो x और y को कांस्टेंट ट्रीट करोगे, ये डेरिवेटिव 0, यहाँ से 4z आ जाएगा, जहाँ जहाँ z वाली टर्म है, दिस टर्म और हमारी z वाली टर्म यहाँ है, तो ये 3 टर्म्स का डेरिवेटिव होगा। यहाँ से 4z आ गया, यहाँ से -10x आ जाएगा क्योंकि z का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, यहाँ 2zt है, यहाँ से 2t आ जाएगा। देन f को t के रिस्पेक्ट में करोगे, t के रिस्पेक्ट में यहाँ से 26x आ जाएगा, यहाँ से -2y देन 2z, और यहाँ से करोगे तो -34t हो जाएगा। अब यहाँ पर डेरिवेटिव निकालने के बाद आपने t को 1 पुट करना है, t को 1 पुट करोगे और देन ये जो डेरिवेटिव्स है इनको 0 पुट कर दोगे। तो जब डेरिवेटिव्स को 0 पुट करोगे तो ये आपको बन जाएगा 14x माइनस 10z प्लस 10y प्लस 26, ये t1 हो जाएगा। यहाँ पर आप t को 1 पुट करोगे, दैट इज़ t इज़ 1 हेयर। देन 4y प्लस 10x माइनस 2, ये भी 1 हो जाएगा। देन 4z माइनस 10x प्लस 2, ये भी 1 हो जाएगा। 26x माइनस 2y प्लस 2z माइनस 34, 1 0, दैट इज़ ये इक्वेशन बन जाएगी। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, 7x माइनस 5z प्लस 5y प्लस 13, t को 1 ले लिया था आपने, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, 2y प्लस 5x माइनस 1 हो जाएगा, t इज़ 1 है। यहाँ से t तो 1 है, यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे, 2x माइनस 5x प्लस 1, यहाँ से जब आप लोगे 13x माइनस y प्लस z, दिस इज़ -17 हो जाएगा, t को आपने 1 पुट किया। अब ये 4 इक्वेशंस हैं, इन 4 इक्वेशन में से किन्हीं 3 इक्वेशंस को आप यूज़ करके x y z की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, क्योंकि 3 अननोन्स है x y z, 3 अननोन्स की वैल्यू निकालने के लिए हमें 3 ही इक्वेशन की रिक्वायरमेंट है, तो किन्हीं 3 इक्वेशन से हम x y z फाइंड आउट करेंगे, देन फोर्थ में सब्सटीट्यूट करेंगे कि उसको सेटिस्फाई करनी चाहिए वो वैल्यू। तो हमने यहाँ पर थर्ड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, फोर्थ इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 2 से किया, यहाँ 5 से किया, तो यहाँ पर आपका जो y के कोफिशिएंट है वो सेम हो जाएंगे। दैट इज़ जब इसको आपने 2 से किया तो इक्वेशन आपकी हो गई 14x माइनस 10z प्लस 10y प्लस 26। देन आपने फोर्थ इक्वेशन को 5 से किया, यहाँ 5 से किया, तो ये आपका हो गया 25x, यहाँ से 10y माइनस 5 इक्वल्स टू 0, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, y से y कैंसिल, हमारी इक्वेशन ये आ गई। जो हमारी इक्वेशन 5 है दैट इज़ दिस 2z माइनस 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इन दोनों को हम सोल्व करेंगे। यहाँ पर हमने फिफ्थ इक्वेशन को, जो ये फिफ्थ इक्वेशन थी, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, देन 7 में ऐड कर दिया। 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो z के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे, दैट इज़ 10z माइनस 25x प्लस 5 हो जाएगी ये इक्वेशन, एंड दिस इज़ माइनस 10z माइनस 11x प्लस 31 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 10z से 10z कैंसिल, दिस इज़ x की वैल्यू यहाँ से आ गई 1। अब x की वैल्यू को आप सब्सटीट्यूट कर दोगे, जो आपकी फिफ्थ इक्वेशन है, किसी आपके पास एक वैल्यू फाइंड आउट हो गई x की,
आप इन तीनों में से किसी में भी पुट कर दोगे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ में से आप, देन z और y की वैल्यू निकाल लोगे। यहाँ से आपने z की वैल्यू निकाल ली, देन आपने y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली फोर्थ में पुट करके। अब आप चेक करोगे कि ये जो x y z है आपके सिक्स्थ इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं। सिक्स्थ इक्वेशन हमारी ये है, यहाँ पर x y z की वैल्यू पुट कर ली तो ये लेफ्ट साइड इक्वल्स टू राइट साइड आ गई, दैट इज़ 0। सो सेटिस्फाई कर रही है, तो ये इक्वेशन आपकी कौन को रिप्रेजेंट कर रही है। आप इस तरह से भी चेक कर सकते हैं। देन हमें वर्टेक्स निकालना था, जो आपकी एक्स वाई जेड की वैल्यू आ रही थी वो आपकी वर्टेक्स हो जाएगी। x इज़ 1, y इज़ -2 दैट इज़ दिस, एंड z इज़ 2, ये आपके वर्टेक्स हो गए। 1 -2 2, दिस इज़ वर्टेक्स। देन एग्जाम्पल नेक्स्ट इज प्रूव दैट ax² + by² + cz² + 2ux + 2vy + 2wz + d = 0 represents a cone if u²/a + v²/b + w²/c = d। हमें प्रूव करना है ये इक्वेशन अगर कौन को रिप्रेजेंट कर रही है तो u²/a + v²/b + w²/c d के इक्वल होगा। गिवन इक्वेशन हमारे पास ये है, कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन से, दैट इज़ दिस इक्वेशन। इसके साथ कंपेयर करोगे, ये जनरल इक्वेशन है हमारी सेकंड डिग्री की, इसके साथ कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू a, b इज़ b, c इज़ c, f की जगह 0 है क्योंकि यहाँ वाई जेड टाइप कोई भी टर्म नहीं है, इस इक्वेशन में f 0 है। g की वैल्यू भी 0 है क्योंकि जेड एक्स टाइप यहाँ कोई टर्म नहीं है। h की वैल्यू भी 0 आएगी क्योंकि यहाँ एक्स वाई टाइप भी टर्म नहीं है, तो f g h 0 हो गए। u की वैल्यू u ही है जब कंपेयर करोगे, 2ux 2ux, 2vy इज़ 2vy, 2wz इज़ विद 2wz कंपेयर करोगे तो यहाँ बाकी वैल्यूज़ वही आ जाएगी, f g h 0 आ जाएगा। हमें पता है कंडीशन क्या रहती है अगर कोई इक्वेशन सेकंड डिग्री की, अगर ये इक्वेशन है ये हमारी कौन को रिप्रेजेंट कब करती है उसके लिए हमने कंडीशन फाइंड आउट की है, दैट इज़ दिस डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0। आप ये देखोगे ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए एच जी यू, दिस इज ए एच जी यू, एच बी एफ वी, एच बी एफ वी, जी एफ सी डब्ल्यू, यू वी डब्ल्यू डी। अब अगर ये कौन को रिप्रेजेंट करेगी तो ये डिटर्मिनेंट 0 होगा, दैट इज़ आप यहाँ वैल्यू पुट कर दोगे। बाकी सारे आपकी वैल्यूज़ वही हैं, सिर्फ एफ जी एच की वैल्यू आपकी 0 है, यहाँ एफ जी एच की जगह 0 आ जाएगा, यहाँ पर एफ जी एच की जगह ये वैल्यू 0 हो जाएगी। इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो दिस इज़ ए इंटू डिटर्मिनेंट, हमने यहाँ फर्स्ट रो से इसको एक्सपेंड कर दिया, चाहे फर्स्ट रो से करो या कॉलम से करो, सिमेट्रिक है ये हमारा। ए इंटू ये ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आ जाएगा, देन माइनस यू इंटू दिस डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट को आपने फिर से एक्सपेंड कर दिया, जस्ट सिंप्लीफाई किया है, यू कैन डू, तो ये हमारा आ गया ए बी सी डी माइनस ए बी डब्ल्यू स्क्वायर माइनस ए सी वी स्क्वायर माइनस बी सी यू स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ आपने ए बी सी से डिवाइड कर दिया, हमने डिवाइड इसलिए किया क्योंकि हमें ये कंडीशन इस तरह से दिखानी थी, डी टाइप टर्म चाहिए थी, तो यहाँ हमने डिवाइड कर दिया इसको ए बी सी से। सो डी माइनस डब्ल्यू स्क्वायर बाई ए बी सी से डिवाइड कर रहे हैं तो ए बी कैंसिल हो जाएगा, वी आर लेफ्ट विद सी इन द डिनोमिनेटर, यहाँ रह जाएगा ओवर बी, दिस इज़ यू स्क्वायर ओवर ए, तो यू स्क्वायर ओवर ए प्लस वी स्क्वायर ओवर बी प्लस डब्ल्यू स्क्वायर ओवर सी इक्वल्स टू डी, ये हमारी कंडीशन हो जाएगी। यही फाइंड आउट करनी थी हमने। थैंक यू।